वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मिश्रा सर। आज हम इंटरमीडिएट के इकाई को वंशागति एवं विविधता का अध्ययन करेंगे, जिसको जेनेटिक्स एंड वेरिएशन कहते हैं। देखिए, वंशागति जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम माता पिता से उनकी संतानों में जाने वाले आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा वंशागति कहलाती है। और देखिए, संसार में जितने भी प्राणी हैं सब एक जैसे नहीं हैं। सब में न कुछ आनुवंशिक स्तर पर कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप की संतानें भी एक जैसी नहीं होती हैं। तो आनुवंशिकी की सबसे पहले जो नींव रखी थी, वो नींव रखने वाले वैज्ञानिक का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के निवासी थे। इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी पर कार्य किया था। वास्तव में ये ऑस्ट्रिया में जैसे विभिन्न धर्म स्थलों में या संस्थानों में अलग अलग पूजा अर्चना करने वाले लोग होते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, मस्जिदों में मुस्लिम या मौलवी साहब, और ऐसे ईसाइयों में जो धर्मालय होते हैं उनमें पादरी होते हैं। तो इनके पिता भी पादरी थे और संयोग से पिता के साथ रहते रहते ये भी पादरी का कार्य करते थे, मंदिर गिरजाघर में पूजा अर्चना करते थे। तो इन्होंने बागवानी करने का इनको बड़ा शौक था, और बागवानी करने के कारण एक दिन ये जब 16 वर्ष की ये आयु के थे, तब बागवानी में काम करते करते अचानक इन्होंने देखा कि मटर की क्यारियों में गार्डन मटर, यानी कि इनका जो प्रयोग है वो मटर के पौधे पर है। तो इन्होंने गार्डन में देखा कि सफेद, एक ही क्यारी में इनको सफेद और लाल पुष्प वाले पौधे दिखाई दिए। दो तरह के पुष्प दिखाई दिए। फिर जब अगली बार इन्होंने इनके बीजों को एकत्र करके फिर उगाया, तो इनको फिर ये अंतर दिखाई दिया, जो कि इनके प्रयोग का आधार बना। और इस तरह से इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों को अपने प्रयोग का आधार बनाया। और प्रयोग का आधार जो बनाया 7 जोड़ी लक्षण, जिसमें तने की लंबाई थी, फूल का रंग था, कलियों का आकार या फली का आकार, बीज का आकार, आकृति, ये सारे इस तरह से 7 रंग इन्होंने लक्षणों को चुना था अपने प्रयोग के लिए। अब मेंडल ने जितने भी अपने प्रयोग किए, उन प्रयोगों को इन्होंने 1866 ईस्वी में 1866 में ऑस्ट्रिया, जहां पे निवास करते थे, रहते थे, वहां से उस देश में, उस शहर से, ब्रून शहर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी। द एनुअल प्रोसीडिंग, पत्रिका का नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये पत्रिका प्रकाशित होती थी, वहां से साइंटिफिक मैगजीन थी, और इसमें अपने प्रयोग के आंकड़ों को क्रमबद्ध किया। इसके बाद इसको उस पत्रिका में प्रकाशित किया। संयोग से मेंडल की मृत्यु भी हो गई। उस वक्त बाद, दिनों बाद
और ये मेंडल का एक अंधकार युग था, जो कि तो वैसे ही पड़ा रहा। बाद में सन 1900 में इनके नियमों की पुनः खोज हुई। मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई 1900 में, और ये पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जर्मनी के कार्ल कोरेंस थे। कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डुब्रीज, हॉलैंड के ह्यूगो डुब्रीज, और ऑस्ट्रिया के सेरमैक। ऑस्ट्रिया के सेरमैक, ये 3 वैज्ञानिक जो थे, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डुब्रीज, ऑस्ट्रिया के सेरमैक, इन्होंने इनके नियमों की पुनः खोज की 19वीं सदी में। और इसके बाद मेंडल के नियम या अनुवांशिकी के प्रयोगों ने गति पकड़ ली, और मेंडल के प्रयोगों को देखा तो वास्तविकता में सही थे, कुछ बाद में कमियां नजर आई जिसको बाद में हम बताएंगे। तो मेंडल ने इस तरह से 3 नियम दिए, लेकिन मेंडल के नियमों को देखने से पहले मेंडल की ने कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां प्रयोग की थी, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मेंडल ने के समय पर जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए जीन को इन्होंने कारक या एलील कहा था। ये बताया था प्रत्येक लक्षण के लिए कुछ कारक या एलील जिम्मेदार होते हैं जो संतानों में लक्षणों को प्रकट करते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बताया था समयुग्मजी, ये आपके बोर्ड परीक्षा में आता रहता है। समयुग्मजी, समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी। यदि किसी भी लक्षण के जीन प्रकट करने वाले, किसी भी लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन करने वाले जीन दोनों एक समान है, तो इन जीनों को हम क्या कहते हैं? समयुग्मजी। उदाहरण के लिए जैसे RR, मान लीजिए ये दृश्य रूप प्रकटन लाल लक्षण के लिए, लाल पुष्प के लिए जिम्मेदार है RR, तो ये हो गया। दोनों चूंकि जीन एक जैसे हैं इसलिए इनको हम कहते हैं समयुग्मजी। और विषमयुग्मजी में क्या है कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी, तो ये हो गया विषमयुग्मजी। अब दृश्य प्रारूप और जीन प्रारूप एक बताया था इन्होंने। दृश्य रूप एवं जीन रूप। किसी भी प्राणी में जो लक्षण, आनुवंशिक लक्षण हमको दिखाई देते हैं, जैसे लंबाई है या और भी कोई लक्षण है, तो इन लक्षणों को ही हम क्या कहते हैं? दृश्य रूप कहते हैं। जैसे तने की लंबाई मान लीजिए, पौधे के तने की लंबाई, तो लंबाई जो है ये पौधे का क्या है? दृश्य रूप गुण है। और जीन रूप गुण है जिसके कारण लंबाई होती है, या जिस जीन के कारण लंबाई प्रभावित होती है उसको उसका कहते हैं हम। जैसे मान लीजिए टीटी है, तो टीटी जो है ये लंबाई के लिए जिम्मेदार है, इसलिए टीटी जो है ये इसका जीन रूप हुआ और लंबाई हुआ दृश्य रूप हुआ। अब एक और शब्द का इन्होंने बताया था, बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस। संकर पूर्वज संकरण, पूर्वज संकरण और परीक्षण पूर्वज संकरण।
इसको कहते हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस देखिए क्या है कि बैक क्रॉस जब पैतृक पीढ़ी में यानी कि माता पिता वाली पीढ़ी में किसी भी लक्षण को लेकर के अगर हम संकरण कराते हैं, मान लीजिए तने की लंबाई, लंबे तने को ले लिया तो लंबे तने के लिए लंबा तना और बौना तना, तो लंबे तने के लिए जीन प्रारूप हुआ कैपिटल टीटी और बौने तने के लिए जीन प्रारूप हुआ स्मॉल टीटी, इसका जीन प्रारूप है। अब लंबे तने के पौधों में और बौने तने के पौधों में जब युग्मक जनन क्रिया होती है तो दो तरह के युग्मक बनेंगे। लंबे तने में बनेंगे युग्मक, एक टी युग्मक ये बनेगा और ये टी युग्मक बनेगा। इसी प्रकार से बौने पौधे में युग्मक बनेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, दो तरह का युग्मक बनेंगे। यह प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस। अब युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप दो तरह के युग्मक बनेंगे। जब हम पैतृक पीढ़ी में, ये कौन सी जनरेशन है हमारी, पैतृक पीढ़ी है, पी जनरेशन। तो पैतृक पीढ़ी में जब इनके बीच हम संकरण कराते हैं तो इनसे जो संतानें मिलेंगी हमको, इसके बीच संकरण होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके बीच संकरण होगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यदि इसके बीच संकरण होगा तो भी रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बीच संकरण होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 पीढ़ी, फर्स्ट पीरियड जनरेशन, प्रथम पीढ़ी में ये संतानें हमको प्राप्त होंगी। अब जो ये प्रथम पीढ़ी में संतानें प्राप्त होती हैं ज्यादातर प्रभावी लक्षण वाली होती हैं मेंडल के अनुसार, यानी कि लंबा है तना, लंबे के लिए टी है, टी पहले है, ये प्रभावी लक्षण है। तो सारे पौधे जो होंगे ये कैसे होंगे, लंबे होंगे। लेकिन कैसे लंबे होंगे, संकर लंबे, हाइब्रिड टाल होंगे, हाइब्रिड टाल। हाइब्रिड टाल पौधे प्राप्त होंगे। अब यदि हम ये जो प्रथम पीढ़ी में संतानें मिलती हैं, इन संतानों के मध्य, इन संतानों तथा पैतृक पीढ़ी में किसी एक सदस्य के बीच संकरण कराते हैं तो जब पूर्वज, पैतृक पीढ़ी क्या हो गई, इनकी पूर्वज पीढ़ी हो गई, इन दोनों के बीच जब संकरण कराते हैं तो इसी को कहते हैं, यह तो हुआ संकरण, और पैतृक पीढ़ी के बीच संकरण हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बैक क्रॉस, यानी कि संकर पूर्वज संकरण। तो पैतृक पीढ़ी में मान लीजिए एक सदस्य को ले लिया जिसका जीन प्रारूप प्रभावी वाला ही ले लिया टीटी, और जो संतति पीढ़ी हमको मिली वो मिली थी स्मॉल टीटी। तो इस तरह से कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी आप इनके बीच जब संकरण कराएंगे तो इसी को कहते हैं बैक क्रॉस, क्योंकि हम आगे न बढ़कर के पूर्वज पीढ़ी से संकरण करा रहे हैं, इसलिए ये बैक क्रॉस कहलाएगा। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं बैक क्रॉस को कि जो संतानें प्राप्त होती हैं, संतान
और माता पिता में से किसी एक सदस्य के बीच का संकरण जो है वो बैक क्रॉस है। तो जैसे ये है आपका, एक तरफ लिख लेंगे पूर्वज की पीढ़ी का और एक संतत की पीढ़ी का हम ले लेते हैं जीनोटाइप। अब इसके बीच संकरण कराते हैं तो इसमें देखिएगा कैपिटल टी, इसका इससे गुणा करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल टी, और इसका इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी ये पीढ़ी प्राप्त हुई हमको F2, यानी कि सेकंड बिलियन जनरेशन मिली। तो इस तरह से बैक क्रॉस में क्या होगा कि सारी संतानें जो पैदा होंगी इसमें 50% जो कैरेक्टर हैं, लक्षण हैं, ये किसके होंगे? पैतृक पीढ़ी के होंगे। मतलब 50% संतानें जो मिलेंगी वो पूर्वज पीढ़ी के लक्षणों वाली होंगी, और 50% संतानें जो होंगी ये आपको प्राप्त होंगी संतत पीढ़ी से, यानी कि F1 पीढ़ी की संतानें होंगी के लक्षण होंगे। तो इस तरह से दोनों पीढ़ियों के लक्षण, संतत पीढ़ी प्रथम पीढ़ी और पैतृक पीढ़ी के 50-50% आते हैं बैक क्रॉस में। अब बात आती है टेस्ट क्रॉस की, यानी कि परीक्षण पूर्वक संकरण। तो परीक्षण पूर्वक संकरण में क्या है कि जब हम पैतृक पीढ़ी में मान लीजिए टीटी लिया, वही जो अभी बताया था कि प्रभावी और एक अप्रभावी के बीच हम संकरण करा लेते हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी के बीच जब संकरण कराते हैं तो अभी जैसा कि हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप जितनी भी संतानें F1 पीढ़ी में मिलेंगी हमको क्या मिलेंगी? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि संकर लंबी मिलेगी। अब यदि हम इस संतत पीढ़ी के सदस्यों के में बैक क्रॉस में क्या करते हैं, एक पैतृक पीढ़ी ले लेते हैं, और इसमें क्या होगा, जो संतत पीढ़ी के सदस्य हैं इन्हीं सदस्यों के बीच हम संकरण कराएंगे। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो सदस्यों, यानी कि जो संतानें प्राप्त होंगी, मान लीजिए उनमें से एक नर है एक मादा है संतानें, यानी कि पुत्र या पुत्री हैं, उनके बीच जब संकरण होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस या परीक्षण पूर्वज संकरण। तो इससे देखिए रिजल्ट क्या आता है, इसमें इस तरह के संकरण में कैपिटल टी, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल टी। तो इसमें देखिए, इसमें परिणाम क्या आता है टेस्ट क्रॉस में कि पैतृक पीढ़ी का 25% पौधे तो पूर्वज पीढ़ी के पौधे संतानें मिलेंगी, और 50% संतानें जो होंगी, मतलब शुद्ध प्रभावी लक्षण वाली 25% होंगी पूर्वज पीढ़ी की, 50% जो है ये आपकी F1 पीढ़ी की होंगी, F1 की। ये 25% क्या है? पैतृक पीढ़ी के डोमिनेंट कैरेक्टर वाली हैं, डोमिनेंट मतलब प्रभावी, और 25% की संतानें जो प्राप्त होंगी ये आपकी होंगी पैतृक पीढ़ी की होंगी, लेकिन ये क्या होंगी? रिसेसिव होंगी, अप्रभावी। तो टेस्ट क्रॉस में इस तरह से रेशियो जो आता है आपका है, तो जैसे पैतृक पीढ़ी की हो, ये हो, आप कह सकते हो ये दोनों होंगी लंबी ही, क्योंकि प्रभावी लक्षण उभर करके सामने आ जाते हैं। तो 3:1 या 1:2:1 का अनुपात ये टेस्ट क्रॉस में आता है। तो ये तो मंडल की प्रभावी ये शब्दावलियां थी जिनका प्रयोग किया था बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस। अब दूसरी एक शब्दावली का प्रयोग किया था एक गुण संकरण और द्विगुण संकरण। यदि वंशागति के प्रयोग में हम किसी पौधे में संकरण कराते हैं और केवल एक लक्षण को लेकर संकरण कराते हैं, मान लीजिए हम तने की लंबाई को ही लेकर के संकरण करा रहे हैं, जैसे कि इसमें बताया था तने की लंबाई टीटी और स्मॉल टीटी, मतलब लंबाई एक गुण है, एक गुण को लेकर के अगर संकरण कराते हैं, लंबाई लिया तो लंबाई ही देखेंगे,
तो इसको हम कहते हैं एक गुण संकरण। और एक साथ यदि हम दो लक्षणों को आधार बनाते हैं, मान लीजिए ले लिया जैसे बीज का आकार और रंग, तो अब ये दो गुण हो गए, एक आकार एक अलग गुण है और रंग एक अलग गुण है। तो ऐसे में ये इसके दो गुणों को लेकर जब संकरण कराते हैं तो इसी को द्विगुण संकरण कहते हैं। तो आगे बताएंगे जो, तो मेंडल के तीन नियम, तीनों नियम में से जो शुरुआत के दो नियम है ये एक गुण संकरण के उदाहरण है, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के उदाहरण है। और दूसरा नियम, तीसरा नियम जो है वो उनके द्विसंकर संकरण का उदाहरण है। तो अब मेंडल के नियम पर आते हैं हम लोग। मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ। देखिए मेंडल बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने प्रयोग में जिस पौधे का चुनाव किया था वो पौधा हर जगह उपलब्ध हो, कम समय में उसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन हो सकता था, कहीं भी उगाया जा सकता था। संयोग था कि ऐसे पौधे का मेंडल ने चुनाव किया था, इसीलिए मेंडल सफल हो गए थे। और मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए उनके आंकड़ों को इकट्ठा किया, आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद अपने नियम बनाए। और इस तरह से मेंडल ने तीन नियम दिए थे। एक पहला नियम इनका था मेंडल का, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा मेंडल का जो नियम था ये था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। और तीसरा नियम मेंडल ने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम था इनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्ययन। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। इस तरह से मेंडल ने तीन नियम दिए थे। पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ये तीन नियम दिए थे। पहले नियम के अनुसार, जो पहला नियम है इनका प्रभाविता का नियम, इस नियम में मेंडल ने बताया कि जब हम पैतृक पीढ़ी में एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने बताया कि जब हम एक प्रभावी यानी कि प्रभावी या प्रबल गुण या लक्षण वाले पौधे को लेकर और एक अप्रभावी या इसी को आप कह सकते हो अप्रबल
लक्षण वाले या गुण वाले पौधों को पैतृक पीढ़ी में लेकर जब इनका संकरण कराते हैं तो प्रभावी लक्षण मान लीजिए तने की लंबाई है, लंबापन प्रभावी लक्षण है। तो तने की लंबाई ले लेते हैं, लंबा तना, या आप कह सकते हैं तने की लंबाई, या लंबा पौधा कर लीजिए सीधे, लंबा पौधा। ये लंबाई जो है ये प्रभावी लक्षण है, और बौना पौधा ये है अप्रभावी। लंबा पौधा, बौना पौधा। लंबा इसका दृश्य रूप है, गुण है, पौधे की लंबाई के लिए दृश्य रूप गुण है लंबा या बौना। अब लंबेपन के लिए जीन रूप इनका क्या होगा? जीन रूप मान लीजिए हम टीटी है, लंबे को टाल कहते हैं, इसलिए हम संकेत के रूप में जीन रूप इसका टीटी ले सकते हैं। और इसका विपरीत जो होगा वो अप्रभावी होगा, यानी कि स्मॉल टीटी, ये बौने के लिए जीन प्रारूप है। तो इसका लंबाई के लिए जीन प्रारूप टीटी और इसका जीन प्रारूप स्मॉल टीटी। ये पैतृक पीढ़ी में यानी कि पैरेंटल जनरेशन में हम लेते हैं इसको। अब जब एक प्रभावी लक्षण, मेंडल क्या कहते हैं कि जब एक प्रभावी लक्षण वाले पौधे के संकरण कराते हैं अप्रभावी लक्षण वाले से, यानी कि इसका इससे कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि ये पीढ़ी जो मिलेगी हमको, ये पहली पीढ़ी है F1 पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन है F1 पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में सारे लक्षण या सारे पौधे जो प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? प्रभावी लक्षण वाले ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि सारे पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे, लेकिन कैसे होंगे? संकर लंबे। संकरण जब कराएंगे तो संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो ये है मेंडल का पहला नियम। क्या बताया था कि जब एक पैतृक पीढ़ी में एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण वाले पौधे को लेकर के उनके बीच जब संकरण कराते हैं तो पैतृक F1 पीढ़ी यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे प्रभावी लक्षण वाले ही उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब जब हम लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराएंगे तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे ही उत्पन्न होंगे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं, क्योंकि पैतृक पीढ़ी का प्रभावी लक्षण संतत पीढ़ी में उभर कर सामने आ जाता है। तो यह हो गया इनका प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। दूसरा पृथक्करण क्या नियम है और इसको नेक्स्ट डे फिर देखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट।